है क्या? ठीक है। और घर पर आने के बाद शाम का खाना खाने लग रहा है, तो उस खाना में कैसे लिया? दरअसल इसमें क्या है आशीष भाई कि खाली ये नहीं देखना अपने को कि खाना खाने लग रहा है, इस पूरी प्रोसेस को आपने कुछ पहलुओं पे समझना है। जो मैंने पहले भी बात करी थी वो ये है कि ये जो आप कर रहे हो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या आपको करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि आपको मजबूर तो किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप गुलाम हो, और यदि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो आप आजाद हो। गुलामी की एक प्रकार होती है जिसमें आपसे फिजिकली आपको गुलाम रखा जाता है, जैसे अमेरिका में अफ्रीकन लोगों को गुलाम रखा जाता था, ठीक है, एक दौर में। और गुलामी की एक दूसरी भी प्रकार होती है जिसमें आदमी को पता नहीं होता कि वो गुलाम है, और वो गुलामी को ही अपने मतलब अपने लिए एक वरदान मान रहा होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि उसकी गुलामी सोने की चेन में होती है, तो उसको सोना अगर उसको सोने की चेन से बांध दिया जाए या फिर उसको जेल के अंदर कैद करके अंदर सारी सुविधाएं दे दी जाए, जैसे आपको इस कमरे में बंद करके सामने एक एंटरटेनमेंट का बोर्ड लगा हो, आप जो चाहें उसके ऊपर देख सकते हो, फिर आप अपने मोबाइल में जो मर्जी खेल सकते हो, जिससे मर्जी बात कर सकते हो, फिर आपको खाने के लिए जितनी आइटम है वो आपके घर पर ही आ जाए, और आपका और कुछ भी ना करना पड़े, आपके अकाउंट में आपको जिंदा होने लायक सामान मिल और जाए। क्या चाहिए तो लोगों को? आदमी इसको इस गुलामी को जो है वो ये सोचने लग जाता है कि इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। नहीं, आपने गुलामी की लगा है कि भाई एक इसमें बंदे के इसमें पास गुलामी ये रहेगी कि एक तो इसके बदले में सारी शर्तें आपको ये माननी पड़ेगी कि आपको अपना सारा डेटा देना पड़ेगा कि आपने दिन में क्या क्या किया था, किन के पास गए थे, कितना पैसा किसको दिया, कितना पैसा किससे लिया, और क्या क्या चीज आपने की। दूसरा, आप जहां आपको अलाउड है केवल आप उन्हीं जगह पर जा सकते हैं धरती पर, उसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। जिससे वो कहेंगे उन्हीं से बात कर सकते हो, किसी और से बात नहीं कर सकते। जिस तरह से वो बोलेंगे तुमको उन्हीं को वोट करना होगा, उन्हीं की तरह सोचना होगा, तो फिर आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर कंडीशन ये हो कि आपको कमरे में सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही। हाँ, वो तो आपको देखना है ना। आपको यदि उन कंडीशंस में अपनी आजादी को देना है उनको कि आपको सारी चीजें आपको घर में बैठ के मिल रही हैं, और अब आप मान लीजिए घर में बैठकर आप कितने दिन रह सकते हैं, आपको एक दिन तो घूमने निकलना पड़ेगा। आप पार्क में घूमने जाओगे आपसे पैसे वसूले जाएंगे, आप नदी में नहाने जाओगे आपको बोलेंगे नहीं जा सकते हो, आप समंदर में नहाने जाओगे वो भी प्राइवेट कंपनी का हो चुका है, फिर आप जंगल में जाने लगोगे उस पर भी बाढ़ लगी हुई है, ये वन विभाग का क्षेत्र है, यहाँ एंट्री नहीं हो सकती है। आप सड़क पे चलोगे आपको टोल देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर। तो अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह, ये एंटरटेनमेंट तो नकली एंटरटेनमेंट, अब आपको पता चल गया। अब आप विरोध करने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आपके पास अब ना कोई हथियार बचा है, ना कोई धातु बची है, ना आपके घर में कोई गोल्ड सोना चांदी बचा है, ना आपके पास जमीन बचा है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास अनाज का बीज है, ना आपके पास अपना बीज है। अब आप अपने बच्चे भी खुद पैदा नहीं कर सकते हो, अब आपका सारा डीएनए उनके पास है, ब्लड सैंपल उनके पास है, आपका सारा कंट्रोल उनके पास है, अब आपकी गर्दन में चिप लग चुकी है, अब आप उनके हिसाब से ही सोचते हो। तो अब आपको एहसास होगा कि आप आजाद हैं, लेकिन आप असल में तो गुलाम रहेंगे। तो इस तरह से ये जो बात मैंने आपको इसलिए कही है कि अभी जो आपने पूछा था कि वो ड्यूटी से घर आ रहा है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो बिजनेसमैन है उसका तो घर आने का कोई समय नहीं है। बिजनेस पे जो गया हुआ बंदा वो भी आमतौर पे उन्हीं का सेल्समैन की तरह काम कर रहा है, जैसा कि हमने पहले बात की है। जो सरकारी नौकर है वो भी उन्हीं के एजेंट की तरह काम कर रहा है, प्राइवेट नौकर भी उन्हीं की तरह एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो अब आप जब घर आ रहे हो तो आप, क्योंकि आपको जो काम दिया गया है वो काम आपके पसंद का नहीं है, आमतौर पे ये आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि आदमी उस काम को कर रहा था, उसे उस काम में इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद और कोई चॉइस नहीं थी, उसके पास वही एक ऑप्शन था, तो वो बाय चांस उस काम में लगा था, बाय चॉइस नहीं। तो अब वो क्योंकि अपने काम को पसंद नहीं करता है, नहीं, बाय चांस तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब भी बंदा अगर चॉइस पूरी नहीं हो रही है और फिर एक उसने अपना टारगेट बना लिया कि भाई अब तो मुझे नौकरी ही लगना है, और फिर वो उसके लिए मेहनत करे और फिर अगर उसको हासिल करे तो वो बाय चांस तो नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको इसका बता दूंगा। तो आप नौकरी की तैयारी करने लगते हो तो क्या आप चपरासी की नौकरी करने की तैयारी लगते हो या यूपीएससी की तैयारी करने लगोगे?
वो तो बंदा की सोच सोच पर डिपेंड सोच सोच पे डिपेंड नहीं करता। हर माँ बाप का सपना एक ही होता है, भाई तेरे को यूपीएससी करनी है। जब मैंने आपको कहा 50 लाख बच्चा 12वीं पास करता है, टारगेट टारगेट तो सरकारी नौकरी का ही मैं आपको है। ये कह रहा हूँ 50 लाख बच्चा 12वीं पास करता है, उसमें से 4 लाख बच्चा ग्रेजुएशन पास कर रहा है, कुछ उसमें से नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेते होंगे। लेकिन जो 4 लाख बच्चा पास कर रहा है हर साल, तो 15 लाख बच्चा कैसे अपियर हो रहा है हर साल यूपीएससी में? 15 लाख बच्चा हो रहा है। इसका मतलब ग्रेजुएशन करने वाला हर बच्चा सपना देख रहा है कि मैं अफसर बनूं। उस अफसरी के बाद कमाल की बात यह है, वो पहले यूपीएससी का एग्जाम देगा, फिर स्टेट का देगा। मान लो यूपीएससी से काम नहीं बना तो स्टेट का कमीशन है उसमें देगा, सिलेक्शन कमीशन है उसमें भी बात नहीं बनेगी, तो फिर वो बैंक पीओ का देगा, फिर वो सीजीआई का देगा, दूसरे देगा, मतलब जैसे उसके सामने आएगा, मतलब पुलिस का भी देगा, फौज का भी देगा, फिर क्लर्क का भी देगा, फिर चपड़ासी का भी देगा, और जब कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर कहेगा चल बीएड कर लेता हूँ, फिर वो टीचर बन जाएगा। तो आमतौर पे ये ट्रेंड रहता है हमारा, मतलब टीचर बनने को चपड़ासी से भी बुरा माना जाता है हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो 7th पे कमीशन आने के बाद में टीचर्स की सैलरी में बहुत ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हुई, तो थोड़े बहुत लोगों ने सैलरी के लिए जाना शुरू किया, टीचिंग के लिए जाना शुरू नहीं किया। तो यानी कि बंदे ने फॉर्म तो यूपीएससी का भरना चालू किया था या बैंक पीओ बनना चाहता था। कौन बनना चाहेगा चपड़ासी? सरकारी नौकरी में भी वो सरकारी नौकरी प्रिंसिपल की करना चाहेगा कि चपड़ासी की करना चाहेगा या टीचर की करना चाहेगा? तो लेकिन चपड़ासी के भी भरता है, एमएससी किया हुआ बच्चा, पीएचडी किया हुआ बच्चे ने भरे थे ना अभी 4th क्लास 4 के फॉर्म। तो मैं ये कह रहा हूं यानी कि वो फॉर्म सारे भर रहा है, तो जिसमें हो जाएगा वो उसी में चला जा रहा है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ना कि कोई थ्योरेटिकल बात बता रहा हूं। तो यानी आप जहां जा रहे हो वहां आप चॉइस से नहीं जा रहे हो, वहां आप बाय चांस जा रहे हो। बाय चॉइस से जाने वाला व्यक्ति तो बहुत ही कम होगा और वो इस सिस्टम में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पे लिया क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने नौकरी करी, 8 साल मैंने नौकरी करी और मैं परेशान हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं, मैं अपनी लगभग सारी सैलरी बच्चों के ऊपर खर्च करता था। मतलब अच्छा। मेरी पोस्टिंग है जहां, वहां आप हमारे मिड डे मील वर्कर से जाकर के पूछोगे तो हमारे यहाँ पे मिड डे मील 2-2 महीने 3-3 महीने तक उसका कोई राशन या कोई पैसा नहीं आता था। कोई भी टीचर अपने पास से खर्च नहीं करता था। मेरा स्कूल ऐसा था जहां पर अगर पूरे स्कूल की सब्जी 8 किलो लगनी है तो मेरे स्कूल में 10 किलो सब्जी आती थी। अच्छा। और जो राजमा मैं अपने घर के लिए लेके जाता था उसी दुकानदार से स्कूल का राजमा आता था और मेरी कुक को अलाउड था। मतलब यहाँ तक कि, और क्योंकि मैं अपनी अकड़ में काम करता था ईमानदारी से, कोई आदमी अपनी सैलरी अगर बच्चों पे खर्च कर रहा है तो उसकी अपनी एक डेडिकेशन और विश्वास होगा। मतलब मैं जब अपनी अकड़ में काम कर रहा हूं तो वहां पर किसी की ईगो हर्ट कर जाती है और उस आदमी ने मेरे खिलाफ बकायदा एप्लीकेशन लिख के 90 लोगों के साइन करा लिए उसके ऊपर, ये कहकर कि स्कूल में देवेंद्र मास्टर जूते दिला रहा है, ऐसा करके साइन करवा लिए। और चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको चिट्ठी, डीओ बीओ सबको चिट्ठी लिख दी कि ये मिड डे मील में घपला कर रहा है। अच्छा। मतलब आप सोचो, पढ़ाई के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन मिड डे मील पे है। वहां पर पूरा का पूरा कंप्लेंट होती है तो पूरी जांच बिठाई जाती है। पूरी जांच में उन्होंने बोला इसका हिसाब क्यों नहीं किया तुमने, बैंक से पैसे क्यों नहीं निकलवाए। मैंने कहा मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, तुम बड़े लैंडलॉर्ड हो, मैं कुछ भी हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता था यूके, यूएस, शिकागो, लंदन, तो मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं थी। जो पैसा सैलरी में मिलता है या वो मैं पैसा सैलरी के लिए तो मैं पढ़ाता ही नहीं था। तो जब हिसाब उन लोगों ने खुद ही किया, फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने 1.25 लाख रुपया मैंने लेना आया स्कूल से। अच्छा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हो और उसके बाद भी आपके ऊपर चोरी के आरोप लग रहे हैं। इस तरह का काम करने से तो बढ़िया है आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए गया था, मैं कोई ये काम करने तो गया ही नहीं था। तो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो फिर इससे अच्छा है कि आप ये छोड़ करके अपना ही पढ़ाना चालू कर दो। मेरे पास मेरी रिसर्च हो ही चुकी थी तो मैंने अपना सिस्टम बना लिया पढ़ाने का और मैंने उसको अपने तरीके से पढ़ाना चालू कर दिया। वहां जो आज सब नौकरी करते हैं, जो मेरे साथ सैलरी थी, उनकी सैलरी इस टाइम पे लगभग 1 लाख कुछ रुपया है, 1,10,000 या ऐसे 1 लाख के आसपास सैलरी है। 20 साल मेरी सैलरी नौकरी को हो चुके हैं इस टाइम पे। अच्छा। जुलाई में 20 साल पूरा हो गया था। तो नौकरी के आपने 20 साल हो गए। अगर मैं लगा होता तो 20 साल हो चुके होते। तो छोड़ कितने साल बाद दिया? मैं तो 8 साल बाद छोड़ दी, 12 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए मैंने।
अच्छा। हाँ, तो आज उनकी सैलरी 1 लाख रुपया है, लेकिन अब मेरी अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है। तो मतलब मैं 1.5 लाख रुपया एक अपॉइंटमेंट वाला आदमी, जो एक दिन की कमाई जिसकी मिनिमम 1 लाख है, यानी अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो 3 लाख है, 3 बच्चे हैं तो 4.5 लाख है, यानी किसी के, मेरी एक दिन की इतनी इनकम है अगर मैं पैसा कमाता हूं अपने लिए, वो मैं वही काम मैं पूरे सिस्टम के लिए पूरे महीने में कर रहा था। उस टाइम इतनी सैलरी नहीं थी। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं बाय चॉइस गया था अपनी मर्जी से कि मुझे पढ़ाना है, लेकिन सिस्टम ने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, जो आदमी बाय चॉइस जाएगा ना, उसको तो काम नहीं करने दिया जाएगा। आप किसी ऑफिसर से जाकर मिलकर देखो, अगर आपकी व्यक्तिगत संबंध है तो किसी तरह से, आप किसी बैंकर से पूछ कर देखो, आप किसी चपड़ासी से पूछ कर देखो, आप किसी प्रिंसिपल से पूछ कर देखो, किसी भी से पूछ कर देखो, आप वहां पर काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, कोई ऊपर से कमांड दे रहा है, जो ऊपर से आ रहा है, तो उनको नौकर की तरह बिहेव करना है। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, बाय चांस वो उस नौकरी में गया है, वो इस काम के लिए बना भी नहीं हुआ है, इस सारी प्रोसेस में क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा शाम तक? बिल्कुल हो जाएगा। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जब रास्ते में आएगा और फिर घर वाली फोन अगर दे कि सब्जी लेते आना, उसके लिए और मुसीबत हो जाएगी। और वो जब तक घर में पहुंचता है तब तक उसका बुरा हाल हो चुका होता है, मतलब वो थक चुका होता है अपनी जिंदगी से। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। बच्चे भागकर उसकी गोदी चढ़ने लगेंगे, वो बोलेगा मैं थक गया। बच्चे कुछ भी बात करेंगे, वो बोलेंगे मेरा दिमाग मत खा। फिर वो बैठ करके सामने टीवी खोल लेगा, फिर उस टीवी के आगे उसको फिर परोसा जाएगा धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, मतलब जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो उसको डालना चाहते हैं। अब क्योंकि उसका दिमाग सोचने वाली पोजीशन में नहीं है, जो तुम कह रहे हो सुन रहा हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आने दो जो आ रहा है। और वो चाहे उसे याद ना रहेगी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ रहा है। जैसे आज वैक्सीन वाले मुद्दे पर पूरा देश अपने को जान गया कि ये जो जनता सरकार मोर्चा वाले साथी कह रहे थे, जो ये लोग बोल रहे थे, डॉक्टर बीआरसी जैसे लोग बोल रहे थे, ये लोग एकदम सच बोल रहे थे, अब पूरी तरह से मान गए हैं। मतलब अब खुलकर मानेंगे वो कि ये बिल्कुल सही लोग थे। लेकिन आज भी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ करके अपने नेता से सवाल पूछ सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अरे कम से कम उस छुट भैये नेता से तो पूछ लो, जिसने अपने गली मोहल्ले के अंदर बोर्ड लगा रखे हैं, नए साल के, लोहड़ी के, फलाने ढिमकाने इस पर्व की तुमको शुभकामनाओं के। अरे शुभकामनाएं कहां से हैं? हर रोज हर गली से अर्थी निकल रही है भाई, और तुम्हारी वजह से निकल रही है क्योंकि तुम उस वक्त बोले नहीं थे, चुप थे उस टाइम पे। बोले क्या थे? तुम तो प्रोपेगेंडा रच रहे थे, जो वो लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, पैसा खा रहे थे, मास्क बांट रहे थे, लोगों में दहशत का माहौल बना रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लड़ रहे थे, रेमडेसिविर के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम तो इस पूरे के पूरे गेम प्लान के वो हिस्सेदार थे, और हम जैसे लोगों को मेंटल बोला करते थे। हमने साइंटिफिक एविडेंस के साथ रखा तब भी नहीं बोले थे। तो वो व्यक्ति जो बिल्कुल थका हारा है, उसके दिमाग में कुछ भी परोस देंगे वो मान लेगा, और वो चुपचाप वैसे ही चलता रहेगा जैसे उसको परोसा जा रहा है। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो भी आपको जिंदगी के लिए तैयार नहीं कर रही है, ना आपको वो फाइट करना सिखा रही है, ना आपको वो क्वेश्चन करना सिखा रही है, सवाल पूछना भी नहीं सिखा रही है, वो आपको कोई स्किल भी नहीं दे रही है। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद तो अब कुछ हासिल होगा ही नहीं, तो अब हमें वही करना पड़ेगा जो सरकार कर रही है, कह रही है। तो अब आप घर आ करने के बाद भी अब आप ना अपने घर वालों के हैं, ना आप अपने बच्चों के हैं, ना आप अपने हैं, और अब आपके दिमाग में जो एडवर्टाइजमेंट्स वो परोस रहे हैं वो आप परोस रहे हो, और फिर आपको लगता है कि जिंदगी खुशनुमा नहीं है, तो शायद जो टीवी में ऐड आ रही है ये वाले सामान लेके आके देख लेते हैं, शायद इससे हमें खुशी मिलती हो, ये वाली गाड़ी ले आते हैं, ऐसे वाला फ्लैट ले लेते हैं जिसको कबूतर खाना मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये वाले जूते ले आते हैं, ये वाला सामान ले आते हैं, और फिर उसी में वो और लगता है शायद इसमें खुशी होगी। वो ला करके एक दिन तो पार्टी भी कर लेते हैं, लेकिन उससे भी खुशी नहीं मिलती है। फिर वो टीवी पे बता देते हैं कि मिल बैठेंगे 5 घुड़सवार, 2 यार, मतलब इस टाइप के करके हैं, और वो फिर आपको बेचते हैं विस्की और सोडा और दारू और ये सब कुछ।
आपको लगता है ये करके देख लेते हैं, शायद इससे कुछ बात बनती होगी। सोशल मीडिया पे आप देखते हो वहां पर कोई घूमने गया होगा, फिर आपकी पत्नी उनके फोटो देख करके कहती है मुझे भी नई ड्रेस चाहिए, मुझे भी घूमने जाना है। फिर आप वो सोचते हो चलो ये करके देख लेते हैं, और फिर इस तरह की उलझनों में लगे रहते हो और फिर कुछ हासिल नहीं होता है। और बल्कि सोशल मीडिया पे आपको अश्लीलता परोसी जा रही है, आपके बच्चों को वीडियो गेम परोसा जा रहा है और आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। वो एप्लीकेशंस ऐसी डाउनलोड होते हैं 3 पत्ती टाइप की, या फिर सट्टा गैम्बलिंग ये ड्रीम चल रहा इलेवन की है। वो सट्टे वाली गेम्स आती हैं, उनमें लगा देता है। फिर आपका बच्चा जो अकेलेपन का शिकार है वो उनके अंदर उलझ जाता है। फिर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेस कर रहा है तो वो उसमें से कुछ पैसे खर्च कर देता है, और इस तरह से धीरे 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 करके आप उस जाल में फंसते जाते हो। तो वहां पर भी आप अपनी मर्जी से उसमें से एक भी काम आप नहीं कर रहे हो, और फिर रात के खाने का समय हो गया है। अब जब आप ऐसा करने लगे हो, घर जब आप आते हो, अब इस घर आने वाली प्रोसेस में एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि एक भी व्यक्ति दिन छिपने से पहले घर नहीं आएगा, ये पूरा इंतजाम किया जाएगा। स्कूल का टीचर उसने नई दुकान खोल रखी है, ठीक, वो अभी क्या करता है, या तो किसी ठेके में हिस्सेदार है उसका, या फिर वो किसी सड़क का ठेका ले रखा है, या फिर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का ले रखा है, या वो बिजनेस करता है प्लॉट बेचने का, क्योंकि उसके पास खर्चा तो है नहीं है। वो आप एक भी टीचर को ऐसा नहीं पाओगे जो या तो ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है या किसी साइड बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। वो साइड बिजनेस का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से वो शाम को ही घर पहुंचेगा, या फिर दूर से पहले नहीं होगी कि वो या तो वहीं पर रहेगा, या फिर वहां से आने में इतना टाइम लगा देगा। बहुत कम टीचर्स इस तरह के रहेंगे, मतलब बहुत कम कर्मचारी, बहुत कम ऐसे कर्मचारी रहेंगे जो समय पर घर आ जाएंगे। और इवन समय पर घर आने के बाद भी मैक्सिमम कर्मचारियों का सीन ये है कि वो गांव में नहीं रहेंगे। कर्मचारियों की पत्नियां कहेंगी कि बच्चे को पढ़ाना है अच्छे स्कूल में, तो गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, तो गांव छोड़कर तुमको शहर में जाना पड़ेगा। तो जब तुम शहर में जाओगे तो वहां पर आपका बच्चा जो है किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसे जाएगा, जो हम सुबह बता रहे थे कैसे जाएगा। तो वो जो किताबें रह गई थी उसमें प्राइवेट स्कूल वाली में, किताबें भी कंपनियों की ही आएंगी वहाँ पवन पब्लिशर्स की, ऐसा नहीं है कि बड़े भाई की किताबें यूज हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ों में जो शाम को जो ये आदमी जब मतलब शहर में रह रहा है, तो शहर का एक कल्चर है कि वहाँ 9 बजे से पहले मेरे ख्याल से कोई खाना नहीं खाता है। 9 के बाद ही खाना खाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि, और कमाल की बात यह है कि 9 बजे ही उन्होंने, जब शुरू में टीवी आया था तो 9 बजे ही उन्होंने प्राइम टाइम दिया था। फिल्में सारी 9 बजे आती थी, चित्रहार भी 8:30 बजे आता था। 8:30 से 9 तक चित्रहार चलेगा, 9 बजे फिल्म चालू होगी, शनिवार को, रविवार को 5 बजे, शुक्रवार शनिवार रविवार, फिर 3 दिन हो गई, और फिर अब डेली हो गई, और फिर दूसरे चैनल आ गए, और फिर वो 24 घंटे। अब आपके पास म्यूजिक के लिए भी 24 घंटे चैनल है, और फिल्मों के लिए भी 24 घंटे, स्पोर्ट्स के लिए 24 घंटे। आपका टेस्ट बताओ, तुम्हारे लिए 24 घंटे अवेलेबिलिटी कर देंगे हम लोग। तो आप इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई, मतलब ठीक तो है कि 24 घंटे चल रहा है टीवी, जो चाहिए वो आप देख सका। स्पोर्ट्स की मतलब स्पोर्ट्स में किसी का इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स देख लो, फिल्मों में किसी का इंटरेस्ट है तो फिल्म देख लो, न्यूज में किसी का तो न्यूज देख लो। देखो क्या होता है, आदमी को अपनी चॉइस कभी नहीं पता होती है। हमें इतना नहीं सिखाया गया स्कूलों के अंदर कि हम अपनी चॉइस बता सकें कि हमें क्या चाहिए। आप किसी टीवी देखने वाले व्यक्ति को देखना, वो रिमोट बदलता रहता है, वो ढूंढता रहता है कि मेरी चॉइस क्या है। और जिसको इंटरेस्ट है ना स्पोर्ट्स में, उसका असली इंटरेस्ट तब माना जाएगा जब उसे स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट हो, ना कि स्पोर्ट्स देखने में। इसी तरह से जिसको इंटरेस्ट फिल्में में हो ना, वो फिल्में देखेगा अगर, तो फिल्में बनाने के लिए देखेगा, तो वो एक्टिंग सीखने पर फोकस करेगा। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो काम करने में इंटरेस्टेड रहेगा, ना कि उस चीज को देखने में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कोई चीज लगातार देख रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही काम आएगा आपका कि आप उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हो, उनकी इनकम बढ़ा रहे हो, ना कि आप कुछ सीख रहे हो। देख करके टीवी से आप कभी कुछ सीखते नहीं हो, और जब तक सीख नहीं रहे हो तब तक आपके काम को आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो इसलिए वो
अनप्रोडक्टिव काम है जिसका कोई तुक नहीं है, जिससे कभी भी आपको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ज्यादा टीवी देखने वाला या ज्यादा मोबाइल या ज्यादा सीरीज देखने वाला व्यक्ति आपको इरिटेटेड मिलेगा, आपको परेशान मिलेगा, आपको तरह तरह की बकवास करता मिलेगा, वो कभी भी फोकस्ड नहीं मिलेगा। उसको कोई भी काम में आपको लंबे समय तक नहीं बैठ सकता, जैसे हम इतने लंबे समय तक बैठे हुए हैं, वो इतने लंबे, वो भाग जाएगा, वो उसके बस का नहीं है। वो कहेगा नहीं यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, इतनी लंबी वीडियो कौन सुनेगा, ये वो भाग जाएगा। तो ये वीडियोस भी वही लोग देख पा रहे हैं अपनी जो नीडर इंडिया चैनल पे भी और आपके चैनल पे भी जो हमारी वीडियो है, जिन लोगों ने अभी ऑर्गेनिक खाना शुरू किया है या कर रहे हैं, काफी दिनों से खा रहे हैं, जिनको रियलिटी जानने की इच्छा रहती है, जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो दूसरे समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, मतलब और लोगों को समाज के, वो लोग ही हमारी वीडियोस को भी देख रहे हैं, इसलिए वो लंबा देख पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि वो जो एंटरटेनमेंट आपको दिया जा रहा है वो एक तरह से सोने की चेन की तरह है, सोने की पिंजरे की तरह है। वो इस तरह से है जैसे मतलब किसी बैल के गले में या किसी ऊंट के गले में हाइपोथेटिकल रस्सी बांध दी गई हो और वो सोच रहा होगा ये रस्सी है। जैसे किसी हाथी को धागे से, सुतली से बांध दिया और वो उसे मोटा रस्सा समझ रहा हो, क्योंकि बचपन में जो हाथी का जो बच्चा होता है उसको मोटे रस्से से या बेल से बांधा जाता है, लोहे की। तो वो हाथी का बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि वो शुरू में तो कोशिश करता है तोड़ने की, तो वो कोशिश करना छोड़ देता है टाइम पर कि ये नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद उसको सुतली से भी बांध दोगे ना तो वो सोचेगा वही बेल है जो टूटेगी नहीं, वो कभी तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है उसको, वो एक जगह जहां खड़ा हो गया हो जाएगा, वो काम हमारा हो जाता है। हम कई बार तो आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या फिर एयरपोर्ट के ऊपर चार्जिंग पॉइंट में लगा हुआ चार्जर और खड़ा हुआ बच्चा मोबाइल के ऊपर लगा हुआ, बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे भैंस बांध रखी है किसी ने खूंटे पर, जैसे किसी ने कुत्ता बांध रखा है अपने गली के चौखट पर। मतलब वो बिल्कुल एकदम वैसे पालतू जानवर की तरह लगते हैं। वो जो बंधा हुआ आदमी है वो कहीं भाग नहीं रहा है, देखो वो चुपचाप आराम से उस चार्जर के साथ बंधा हुआ है, वैसे ही जैसे कोई जानवर बंधा है। तो इस तरह के काम हमारे साथ कर दिए और हमें लग रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं। और फिर हम, चूंकि आप ये खाना खाने का जो समय है, रात के खाने का समय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खाना हजम तब होगा जब आप जो है कम से कम 3 घंटे मतलब खाना खाएंगे। 3 घंटे मतलब खाना खाने में, पचने में लगता है खाया हुआ खाना 2 से 3 घंटा। अगर और 10 बजे सोना है तो 7 बजे खाना खा लेना। नहीं भाई, इसमें और अगली लाइन पूरी करता हूँ। 2 से 3 घंटे हो जाने उसमें पचने में लगता है और 8 बजे पैनक्रियाज अपना काम बंद कर देता है। अच्छा। यानी जो हमारा हाजमा है, हमारा लीवर है, वो 8 बजे काम करना बंद कर देता है। उसका बटन है, अपना ह्यूमन क्लॉक है ये। जैसे मैंने बताया था, पूरे दिन में आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जो साथी हैं अपने जो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं कि पूरे 24 घंटे में कौन से मतलब पहर हैं जो हमारी बॉडी का कौन सा अंग काम करता है जिस वक्त सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं होता कि सारे अंग 24 घंटे काम करते रहते हैं। शरीर का कोई अंग किसी टाइम पे प्रबल होता है, किसी टाइम पर वो डाउन होता है। अगर आप मान के चला कि 10 बजे खाना खाने लग रहे हैं शाम को, रात को 10 बजे, तो मतलब बचेगा नहीं। 10 बजे की कहानी अभी आगे जाएंगे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आपका 8 बजे पैनक्रियाज बंद हो जाता है काम करना। यानी अगर आप 7 बजे भी खाएंगे तो 7 से लेके 8 तक जितना हजम हुआ बस उतना ही होगा। अच्छा। अगर 8 बजे के बाद आप कुछ खाएंगे तो जितना आपने खाया है वो सारा मल रूप में पड़ा रहेगा, उसका एक अंश भी आपके शरीर में पोषण के रूप में नहीं जाएगा। यानी आपने जो कबाड़ खाया है वो कबाड़ ही निकल जाएगा, वो खाना है ही नहीं जो आपने। यानी कि 8 बजे अगर खा रहे हो तो 6 बजे तक मैक्सिमम भूख लग रही शरीर को और भूख की पूर्ति हो रही है, भूख नहीं, और सिर्फ पेट भर रहे हो, पोषण नहीं। पेट भरने में और पोषण में यही फर्क है कि आप खाने में, अगर आपको सिर्फ पेट भरना है तो आप बर्गर से भर लो, ठीक है, वो उससे गोबर जैसा ही होता है वो, मतलब इसलिए गोबर ही निकलता है जो बर्गर निकलता है, तो कहते हैं तो वो एक वो होता है उस पे वो आप कहते हो तो वो पिज्जा खाते हो मान लो, तो वो एक्चुअली हजम नहीं होता है, ठीक है ना, वो मैदे का वैसे बना होता है नीचे से,
ठीक। और हजम होने का तो उसका कोई काम होता ही नहीं वैसे भी। और क्योंकि उनको मालूम है, देखो कमाल की बात क्या है, उन लोगों को पता है फास्ट फूड खाने वालों को कि ये हजम नहीं होगा, इसीलिए उनको एसिड लेना पड़ता है साथ में, अच्छा। जिसको आप कोल्ड ड्रिंक बोलते हो। टॉयलेट क्लीनर की तरह काम करता है, टॉयलेट में डाल करके साफ करके देखो, ऐसा गजब साफ करता है वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल एसिड है वो, आप हड्डियां गला देगा। 500 पेजेस से ऊपर की रिपोर्ट थी जो संसद में पेश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उनकी हड्डियां गलेंगी आने वाले टाइम में, उनको कैंसर होने के चांस हैं। संसद में बैन है कोल्ड ड्रिंक, आपके बच्चों के लिए अवेलेबल है खुल के, चाहे नशे वाली भी अवेलेबल आजकल तो, ठीक है ना। लेकिन वहां पर एनर्जी ड्रिंक बोल रहे हैं, जिनको आप एनर्जी ड्रिंक बोल रहे हैं, उसके अंदर तो नशा मिल रहा है बकायदा। छोटे बच्चों को वो जेली के रूप में मिल रही है, गली गली में नशा, हर छोटे बच्चे को नशा दिया जा रहा है, हर छोटे बच्चे को। मतलब आप नहीं सोच यही है ये तो मैंने आपको ये एक पार्ट बताया है सिंपली, कि जब आप शाम को खाना खा रहे हैं, मतलब पहली बात, आप अगर 6 बजे से पहले आप खाना खा लेते हो तो वो खाना आपके शरीर में लगेगा, पोषण उसका कुछ शरीर इस्तेमाल कर लेगा। यदि आप 6 बजे के बाद खा रहे हो तो पोषण नहीं लगेगा, आप केवल फिर पेट भर रहे हो, सुबह वो मल यूं का यूं बाहर निकल जाएगा। अब जब क्योंकि पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा, पूरी तरह से हजम नहीं होगा, तो आपकी नींद भी पूरी वो नहीं आएगी जो एक्चुअल आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए। और फिर नींद आने का, फिर मैंने आपको फिर से शुरू में जो बताया था कि सोने का जो तरीका है, अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो तो भी नींद पूरी नहीं होगी, तो खाना भी पूरा नहीं हुआ, दिन में आप खुश भी नहीं थे, दिन में आपके पास कोई जिंदगी का उद्देश्य भी नहीं था, फिर आपका जो सोशल सर्कल है वो भी खत्म हो चुका है, आप बिल्कुल उनके हिसाब से काम कर रहे हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लोगों को दिखाने और उनकी अप्रूवल और उनकी हैप्पीनेस उनके लिए लगे हुए। आप अपने आप से जुड़ने का आपके पास समय कहाँ है, आप ये बता दीजिए। इसके अंदर आप किसी भी बच्चे के पास जो इस दिनचर्या में बीत रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, जिस वक्त आप दुकान से आने की तैयारी कर रहे हो, उस वक्त अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो ट्यूशन पे गया हुआ है उसी वक्त पे, यानी समय उसके पास भी नहीं है। जिस टाइम पर आप टीवी देख रहे हो वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ कोई अश्लील वीडियो या कोई वीडियो गेम देख रहा है, यानी जो आपके साथ हो रहा है वो एक छोटे बच्चे के साथ हो रहा है। फिर आपकी जो पत्नी है वो भी इसी काम पे लगी पड़ी है, सोशल मीडिया पे ही लगी पड़ी है। मतलब अल्टीमेटली आपके पूरे परिवार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। घर में 10 आदमी है, 10 के 10 तो आदमी आजकल बहुत कम है, मतलब 3 या 4 लोग होते हैं घर में, जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घर में या अपने अपने कमरे में या तो अपने मोबाइल पे लगे हैं या फिर अपने टीवी पर लगे हैं, और किसी के पास किसी से बात करने के लिए नहीं है। ना आप इतिहास पर बात कर रहे हो, ना आप देश की स्थिति पर बात कर रहे हो, ना आप अपने गांव की स्थिति पर बात कर रहे हो, ना समस्याओं पर बात कर रहे हो, ना समाधान पर बात कर रहे हो, ना बच्चों के भविष्य पर बात कर रहे हो, ना आप किसी भी चीज पर नहीं कर रहे हो। कहानियां कहने का आपके पास वक्त नहीं है, हंसने का, खुलकर बोलने का आपके पास वक्त नहीं है। आप शरीर आपका ऑलरेडी खराब हो ही चुका है, हाजमा आपका खराब हो चुका है, शरीर में कहीं ना कहीं पेन आपके है, आप किसी क्रॉनिकल डिजीज का शिकार हो चुके हो, और अब आपके पास लड़ने की हिम्मत नहीं है, और अब आप सरकार की हर बात को मानने के लिए मजबूर हो। ये तो वो दिनचर्या है जो आप उनके हिसाब से सुबह से लेकर रात तक चल रहे हो। अब इसमें आपको जो भी सवाल आपके आते हैं वो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, फिर आप इसी चीज को जन्म से लेकर मृत्यु तक लेके जा सकते हो। मतलब जो कुछ हो रहा है उसको कोई करवा रहा है। आप देखो ना, जैसे आपका बच्चा है, अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी, आप लगा के देखो, उसमें आपकी हिसार वाला जो पेज था उसमें खबर पड़ी थी कि वहां डीसी ने, सीएमओ ने, उन्हें एक मीटिंग ले रखी थी, और उस मीटिंग में वो कह रहे थे कि जब तक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उसका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे क्या? वो आपको ये कह रहे हैं हम भ्रूण हत्या रोकने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। उनको बहुत चिंता है हमारे बच्चों की। जो बच्चे अभी पता लगे कोई दवाई खाने से बीमार पड़ रहे हैं, उसके लिए तो वो बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जो गांव-गांव में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं और कैंसर के इतने केस आ रहे हैं, उनके लिए तो उनको इतनी चिंता नहीं है। उसी महिला की जब डिलीवरी होनी होती है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाओ। आपको दवाइयां प्राइवेट लानी पड़ती हैं, टेस्ट प्राइवेट कराने पड़ते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन पक्का हम करेंगे। ये आपको
उनको इतनी या फिर चिंता है। प्राइवेट वाले भी डाटा उन्हीं को दे रहे हैं। उन्हीं को दे रहे हैं, और वो डेटा भी आपका नहीं है। जितना भी डेटा है सारा का सारा प्राइवेट कंपनियों का बनाया हुआ है। तो मैं जो प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा था, यानी कि जो मैं पहले वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ, जब मैं रात को खाने की बात कर रहा हूँ, जब आप टाइम पर नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं सोएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, आपको डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन की दवाइयां खाओगे। बच्चा स्कूल में चंचल हो रहा है, उसको शांत रखने के लिए फिर वो नशे की दवाई देंगे, वो भी उसी फार्मा कंपनी की है। उसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये केमिकल खाने की वजह से तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, वो भी उसी फार्मा कंपनी के हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, आपकी आपकी जो पत्नी है, यानी जो आपकी जो महिला है घर में, अगर वो गर्भवती हो गई है, मैं जन्म से लेके बात कर रहा हूँ, तो जन्म तो मृत्यु से चालू हो गया, सॉरी उससे गर्भ से चालू हो गया। अब गर्भ के अंदर गर्भवती होते ही उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो दाई से नहीं अपना इलाज करा सकती, उसे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की टेक्निक भारत की है क्या? बाहर की है। बाहर की है, तो उसका किसको जाएगा उसका पैसा? उन्हीं को सब। ऑब्वियसली उनको जाएगा। फिर उसके बाद आपको उनको मालूम है कि 30-35 साल के बाद में आयरन जो है बॉडी के अंदर उसके बाद ही जरूरत पड़ती है। लेकिन महिलाएं जो गर्भवती होती हैं वो तो 35-40 की नहीं होती हैं, वो तो जवान लड़कियां होती हैं। उनको क्यों आयरन दिया जाता है जरूरत से ज्यादा? फिर उनका मन मतलब मचलता रहता है, फिर वो उनको उल्टी सी आई रहती है, फिर उनको दूसरी दवाइयां दे देते हैं, फिर उनको दूसरे इंजेक्शन दे देते हैं, वो सुस्त पड़ी रहती है, फिर उनको बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। बेड रेस्ट बोल दिया तो सिजेरियन होगा 100%, तो 80%, 90% बल्कि अब तो आजकल इतना हो गया, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको सिजेरियन ही काटना है उसको। और ये पिछले रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कैग की रिपोर्ट हुई है, क्योंकि जिस टाइम पे 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था, 90% डिलीवरियां नॉर्मल हुई थी, जो बर्थ हुए थे, सॉरी, जो बच्चों के जन्म हुए थे ना, उनका जन्म 90% का नॉर्मल हो गया था। अब पता चलता है कि सारे के सारा लॉकडाउन के दौरान पता चला कि जितने भी जन्म ये काट के पेट काट के कर रहे थे, ये सारा का सारा फ्रॉड था अस्पतालों का। और उन्होंने दाइयों के ऊपर एफआईआर करवानी इसलिए चालू की थी क्योंकि आशा वर्कर को लालच दिया जाता है, तुमको एक डिलीवरी का इतना पैसा मिलेगा। वो आपस में बात करते हैं कि तुम्हारा केस खराब कर दिया इन लोगों ने, वो दाई ने कर दिया जी, जन्म करवा दिया जी, सिजेरियन होना था मैडम, आपके भी गए मेरे भी गए। सिजेरियन के लिए आपके पास दवाइयों का एक पूरा जखीरा आएगा, उसी दवाइयों के जखीरे को वापस जाकर उन्हीं दुकानदार को बेच देते हैं। आपसे इतनी महंगी महंगी दवाइयां मंगाई जाती हैं और वो वापस उधर बेच देते हैं, कहते लग गए सारे इंजेक्शन। उसको पैदा होते ही आपके बच्चे को इंजेक्शन लगा। पैदा होने से पहले आपको अपनी मर्जी से आप उनको दवाई नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, कराना है कि नहीं कराना है, उनका अल्ट्रासाउंड उसी हिसाब से कराना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपका जन्म कराना पड़ता है। उसके बाद जन्म के बाद जो उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, उनको इंजेक्शंस पैदा होते ही ठोकने चालू कर देते हैं। इसमें एक बड़ा सवाल ये आ है कि जब पहले बच्चे का जन्म होया करता तो उसका जन्म से ही कुछ बीमारियां हो जाती, जिस तरह पोलियो हो गया या फिर कुपोषण का शिकार बच्चा हो गया। ये आपको किसने बताया? ये तो मतलब उसी डाटा के आधार पर बता रहे हैं कि ये डाटा आपको किसने दिया? डाटा तो मतलब सुन रहे हैं आगे से। मैं आपको सिर्फ सुनाया गया। ये हरामखोर जो राक्षस हैं, जो फार्मा कंपनियों के दलाल, जिनको आप लोग डॉक्टर्स कहते हैं, ये सारा डेटा मैनिपुलेट करते हैं। आप अपने दादा से जाकर, अपने ताऊ से जाकर, ताऊ जी से जाकर पूछना कि पूरे गांव में कितने साल में कितने पोलियो के केस आते थे आपके टाइम पर। आपको पता चलेगा कि कभी कोई केस आता था सालों में, और वो भी तब जब उसकी मां ने गर्भ में कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, कोई चोट लग गई हो, कोई गिर गई हो, कुछ हुआ हो। ऐसा नहीं है, ये केस नॉर्मल हुआ करते थे। रही बात कुपोषण की, आज के टाइम पर 3 चीजों से 25 लाख बच्चा हर साल मरता है। 3 चीजों से। वो 3 चीजें क्या हैं? 5 साल से कम उम्र की बात कर रहा हूं मैं, बच्चों की। इलाज ना मिलने की वजह से, गलत इलाज होने की वजह से, और कुपोषण की वजह से 25 लाख बच्चा आज मर रहा है। कुपोषण तब नहीं होता था, तब हर बच्चे को फुल पोषण मिलता था। आज बच्चे की नाल पैदा होते ही काट दी जाती है। 25 लाख बच्चे कितने टाइम में मर रहे हैं? हर साल बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेशन करके देखो।
ये तो मेरे को मेरे बेटे ने निकाल के दिया था डेटा, जब उसके स्कूल के अंदर कोरोना के ऊपर लिख रहे थे वो, तो मुझे बोला पापा मैं क्या लिखूं ऐसे के अंदर। मैंने कहा तुम देखो, तुमको अगर जो इनाम लेना है तो वही लिखो जो वो कह रहे हैं, और तुमको अगर अपनी सच्ची बात लिखनी है तो हो सकता है तुम्हारा जो ऐसे है वो उठा के फेंक दे। वही हुआ। मैंने कहा, वो बोला मैं तो असली लिखूंगा। मैंने कहा बस मैं तुमको यही चाहता था, तुम लिखो असली। तो बोला क्या लिखूं? मैं कहा सिर्फ ये लिखो, डाटा इकट्ठा करो, किन किन बीमारियों से कितने मरते हैं। उसने टीबी से बताया कि कितने लोग मरते हैं, इससे भी खतरनाक बीमारी है। टीबी में जो मरने की जो चांसेस हैं वो 65% से ज्यादा चांसेस हैं कि बंदा मरेगा। कोरोना में कितना था? 1000 में एक, सॉरी 10,000 में कोई एक, वो तो तैयार कर रखे ना। ठीक है, नहीं मैं वो बता रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर मैंने दूसरी बीमारियों का बताया उसको, एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं वो कैलकुलेशन दी उसने। वो फिर किसान आत्महत्या कितने करते हैं, डिप्रेशन से कितने मरते हैं, घर टूटने की वजह से कितने मरते हैं, नौकरी जाने की वजह से कितने मरते हैं, आपके गलत इलाज होने की वजह से कितने मरते हैं, बच्चे कितने मरते हैं, बड़े कितने मरते हैं, सारा डेटा दे दिया। ये देखो ये मरते हैं, तुम्हारे इस पे कोई ख्याल नहीं है, लेकिन तुम बताओगे हमें तुम्हारे बच्चे की बीमारी होने के बाद हमारा इलाज हम खुद कराएंगे और बीमारी होने से पहले तुमको हमारी चिंता है। ये ड्रामा चलता है। कोई कोई बीमारी नहीं होती थी भाई मेरे, जब तक आपके कुएं के पानी में वो कुछ मिला ना दे, जब तक वो आपको घर में जो राशन आ रहा है उसमें कुछ डाल ना दे, ऊपर हवाई जहाज से आपकी फसलों पे कुछ छिड़क ना दे, जब तक वो आपके शरीर में कोई केमिकल बचपन से डाल ना दे, जब तक वो आपको कोई दवाई जो आपको जरूरत नहीं है वो खिला ना दे, तब तक आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। ये सारी बीमारियों का डेटा उतना ही सच्चा है जितना सच्चा कोरोना था, जितना खतरनाक कोरोना था। अखबारों में लिखा जा चुका है, दस्तावेजों में लिखा जा चुका है। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारे बच्चे जब अखबार पढ़ेंगे कि 2019 के अंदर 2020 में कितनी लंबी बीमारी थी, आज 2025 चल रहा है, आज भी मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है कागजों में हर देश के अंदर, डॉक्यूमेंट्री तौर पर, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर आपका बच्चा आज से 50 साल बाद कोई डॉक्यूमेंट उठा के देखेगा ना, वो कहेगा 2019 से लेकर 25 तक चली थी बीमारी, और जितने लोग आज मर रहे हैं, कोई गांव का आदमी जाकर के शिकायत दर्ज नहीं कर रहा कि इस आशा वर्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, इस आंगनबाड़ी वर्कर ने जबरदस्ती मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाने की बोला था, इस डीसी की ऑर्डर। ये भी है ना, वो आशा वर्कर भी अपने बीच से हैं। कुछ भी हो यार, ये नेता हमारे बीच से नहीं है, ये गुंडे हमारे बीच के नहीं है, ये लोग चोर हमारे बीच के नहीं है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो चोर बैठे हैं ये हमारे बीच के नहीं है, ये फार्मा कंपनियों के दलाल डॉक्टर ये हमारे बीच के नहीं है, जो पुलिस वालों ने हमारे को लठ मारे थे वो हमारे बीच के नहीं है, ये हमारे बीच के नहीं है क्या? ये सब हमारे बीच के हैं। इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि वो आपके बीच के आदमी को ही आप किराए पर रखेंगे, वो बड़े हाई लेवल के दिमाग किराए पर रखकर आपको कंट्रोल करेंगे, वो आपका अनाज कंट्रोल करेंगे, वो आपका खाना कंट्रोल करेंगे, वो आपका बीज कंट्रोल करेंगे, वो आपका पानी कंट्रोल करेंगे, वो आपका ट्रैवल कंट्रोल करेंगे, वो आपके एनर्जी कंट्रोल करेंगे, बिजली कंट्रोल करेंगे, वो आपकी मूवमेंट, आपका पैसा, आपका सब कुछ कंट्रोल करेंगे, यहां तक कि आपकी थॉट प्रोसेस भी, और उसका इस्तेमाल करने के लिए वो आप ही के बीच के लोगों को लेके आएंगे। अच्छा ठीक है, यानी अब जो कमेंट करने वाला बंदा होगा, मान लो वो खिलाफ बोल रहा है, मैंने इसमें एक लाइन शुरू से लेके आखिर तक ऐसी बताओ जिसके अंदर मैंने कोई अनअप्रूव्ड या कोई साइंटिफिक या फिर फैक्ट के साथ नहीं बोली है, लेकिन अभी भी हमें कोई ना कोई ताड़ने वाला, हमें कोई हड़काने वाला मिल जाएगा जो हमारे को ऑनलाइन जो हमारे खिलाफ बोलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोलना बंद कर दें, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उस पर सवाल उठाना बंद कर दें। सवाल तो ये था कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तब भी वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके कौन से डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन से इंजेक्शंस लगेंगे, क्या क्या उसका शेड्यूल बनेगा, वो भी वही तय कर रहे हैं। आप तो कुछ तय कर ही नहीं रहे हो। उस बच्चे की नाल कितनी देर में कटनी चाहिए किसी को नहीं सिखाया गया। वो बच्चा माँ का दूध पिए कि नहीं, वो अपने आप सूख जाती है। असल में क्या होता है कि जब बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो वो नाल के जरिए ही माँ से जुड़ा होता है, और उस नाल के जरिए ही वो माँ से पोषण ले रहा होता है, जो भी माँ के पेट में है। अच्छा, आरनाल को लेकिन एक बात मैंने सुनी है, वो बताइए ये सच है या फिर ये भी बनावटी बात है कि आरनाल जो है बच्चे की, वो जब भी दाई काटा करती तो उसकी काट के न आंगन में गड्ढा कर दे, मतलब खड्डा खुद के आंगन में गाड़ दे,
तो उससे क्या होया करता कि बच्चे का जो लगाव है वो अपनी माँ से तो रह करता, क्योंकि उसका जो हार्मोन का जो खून है वो सीध के मतलब वो वापिस गर्भवती के पेट में छोड़ दिया जाता है और फिर काट के उसको आंगन में गाड़ दिया करते। तो जो आंगन में हार्मोन गाड़ी गई उससे फिर उस धरती से उस गांव से भी उसका लगाव रहा करता और उसकी माँ से भी उसका लगाव रहा करता। यह सच्चाई है या फिर नहीं, वो असल में ये जो लगाव का जो मेन मुद्दा, वो जो मेन पॉइंट है ना, वो ये नहीं है कि उस जमीन में गाड़ा गया है इसलिए। असल में क्या है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है ना, तो वो सेफ फील कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेफ है वो। जब वो बाहर आया दुनिया में, जब तक आरनाल उसके साथ जुड़ी है, कनेक्टेड है, तब तक वो माँ के साथ कनेक्टेड फील कर रहा है, वो मौज में है, तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो कनेक्टेड है। वो आरनाल धीरे 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 सूखना शुरू करती है। जब वो सूखना शुरू करती है लगभग आधे घंटे के बाद में, तब वो काटती थी दाई, एकदम से नहीं काटती थी कभी भी। अभी डॉक्टर हरामी क्या करता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तभी काट देता है, क्योंकि वो बिकती है। जो फार्मा कंपनियों के पास बहुत महंगी बिकती है, उसके अंदर जो कुछ मतलब ऐसे पोषक तत्व हैं जो उनको कुछ मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, जो ब्यूटी बढ़ाने के और जवान रखने के काम आते हैं, क्योंकि वो असल ऊर्जा का स्रोत है ना, माँ से लेके वहां तक का नेचुरल सोर्स है। तो उसका इस्तेमाल वो बेचते करते हैं, बहुत महंगा बिकता है वो, उसी टाइम पे कटी हो तो, अगर वो बिल्कुल ताजी कटती है वो, तो उसको सूखने से पहले काट देते हैं। और जब वो सूखने से पहले कटेगी ना, सूखना शुरू होने से पहले, तो बच्चा अचानक से ऐसे झटका लगता है उसको, वो झटका लगता है, फिर ऊपर से कनेक्शन कहीं नहीं फील करता है वो, और उसी टाइम पे उसकी जंघा में एक इंजेक्शन गाड़ देते हैं, फिर चिल्लाता है वो अचानक से। जिस दुनिया को, जिस माँ के गर्भ को वो बिल्कुल शांत स्वभाव से मस्ती से जी रहा था, अचानक उसको एक ऐसी हवा में सांस लेना पड़ रहा है जहां सिवाय पेन, कंफ्यूजन और दर्द के अलावा कुछ नहीं है, तब वो नहीं कनेक्ट हो पाता उस एरिया से। फिर ऊपर से माँ को बोल देते हैं अभी दूध नहीं पिलाना। अब देखना, अभी आजकल का जो डॉक्टर्स है ना, वो इतने हरामखोर है, वो माँ का दूध पीने ही नहीं देते बच्चे को। कहेंगे अभी ये दिक्कत है, अभी ये दिक्कत है, किसी भी तरह से उसको एक दिन माँ के दूध के बिना दूध ऐसे रख दो, बच्चा फिर माँ का दूध उतरेगा भी नहीं, बच्चा पिएगा भी नहीं, फिर उसको बाहर के आइटम्स पे रखो। इतना हरामखोर है ये। फिर वो जन्म से लेकर के मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद वही चालू हो जाते हैं जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, साबुन, डायपर, खिलौने, वो सब खिलौने चालू हो जाते हैं। और फिर आजकल तो माएँ जो है अपने बच्चे को मोबाइल ही देने लग गई, अगर वो खाना नहीं खाता है तो सामने रख देती हैं। ये भी बड़ी भयानक सिचुएशन है। और फिर तो फिर इसमें दो चीज कवर हो गया अपनी, सुबह से लेके ना रात तक, और ये जन्म वाला कंसेप्ट हो गया, जन्म से लेके ना फिर मृत्यु तक। तो फिर इसमें सोने में या फिर जो चीजें आप देखने लग रहा है, जिस तरह यहाँ बैठे आप, इसमें क्या षड्यंत्र है? देखो, इसमें तो नहीं, बैठने में तो हम बैठे ही इसलिए हैं कि उनका षड्यंत्र है और उसके पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट ये चलने लग रहे हैं, जो चीजें हैं, ये लाइट जल रही है और सारी चीजें हैं, इनमें तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। देखो, लाइट अपने आप में एक षड्यंत्र है। लाइट की जरूरत इंसान को नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लाइट का इस्तेमाल किस किस चीज के लिए करते हो आप? और ज्यादातर तो रात को दिन बनाने के लिए। किस लिए बनाना है? जब मैंने आपको बोला, देखो, आपको आपका हाजमा काम नहीं करता है 8 बजे के बाद, अगर आप जागोगे तो भोजन मांगेगा शरीर, भोजन मांगेगा तो वो मल रूप में पड़ा रहेगा। इसका मतलब है आपको रात को जागना नहीं चाहिए। अगर आपको रात को जागना नहीं चाहिए तो फिर लाइट का आप क्या करोगे? अगर आप पढ़ने के इतने शौकीन हो, दिन में बहुत टाइम होता है आपके पास पढ़ने का। अगर आप एंटरटेनमेंट के शौकीन होते हो तो आप लोकल अपने गाने गाइए और उसमें एंटरटेनमेंट कीजिए। आप उनका बनाया हुआ एंटरटेनमेंट क्यों देखने पे लगे रहते हो? फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप शरीर का काम लेकिन अगर इस तरह बात करें डॉक्टर साहब, इन चीजों से छुटकारा पाना तो फिर मुश्किल है। क्या समाधान? किस चीज से? अगर जितना मतलब ये इतना बड़ा खेल चल रहा है कि सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, आप जो कुछ भी करने लग रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर किसी न किसी की नजर है या फिर किसी के इशारे पर करने लग रहे हैं। ठीक है। और आज के टाइम पर अगर जिक्र करा तो आप इस चीज में इतने घुल गए हैं
गुण मिल गए कि इन चीजों से छुटकारा पाना मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ये कह दूं कि इस छत की इस दीवार के अगले कदम पे जैसे ही आप पैर रखेगा आपका बच्चा वो नीचे गिर के मरने वाला है, आप उसको पैर टेकने दोगे? ना फिर तो मैं कहूंगा कि ऊपर से कोई कह रहा है इसको जाने दो वहां पे, आप हर संभव कोशिश करोगे। अगर आपको पता ही ना हो कि इससे आगे गिर सकता है, फिर आप निश्चिंत हो कि बच्चा खेल रहा है, आप सोचोगे निश्चिंत है। हमारा जो आदमी है, समाज का व्यक्ति है, वो अभी ऐसा सोच रहा है कि ऐसे ही होगा, आज सभी तक ऐसा ऐसे ही कर होता है। रहे हैं, ऐसा होता आया है, ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि मैंने अपना बचपन देखा है, उस बचपन की आज़ादी देखी है, मैंने वो मिट्टी की खुशबू देखी है, मैंने वो खेत में मैं गया हूँ, मैं जोड़ में नहाया हूँ, मैं नदी में नहाया हूँ। आज नदी में जाने से पहले उनके बैरियर लगे होते हैं, यहाँ से आप एंटर नहीं कर सकते। मंदिरों में भी बैरियर लगा दिए उन्होंने, यहाँ से आप एंटर नहीं कर, सिक्योरिटी खड़ी होती है। वो आप किधर भी जाओ उधर के बैरियर खड़े होते हैं, उनके बैरियर खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो जिंदगी नहीं थी यार, जिंदगी तो आपके लिए नॉर्मल लगता है क्योंकि आप जब से पैदा हुए हो तब से आप बैरियर देख रहे हो। आपको ये लगता है शायद इस पे तो नदी के ऊपर तो सरकार का ही कब्जा होता होगा, शायद जोड़ तो सरकार का ही होगा, तो आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो मेरी पीढ़ी ने आजादी देखी है और मैं अगली पीढ़ी को आजादी देना चाह रहा हूं, तो मैं अपनी फाइट कर रहा हूं, तो मैं अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो समाज के लोग इस बात को समझेंगे कि यार आजादी बड़ी चीज है, अगर आजादी इतनी बड़ी चीज नहीं होती तो भगत सिंह अपनी जान नहीं देता, वो सेटिंग कर लेता। उसने ये सोचा कि अगर ये इतनी सस्ती होती तो हर कोई आजाद होता, लेकिन ये आजादी उन्हीं को मिलेगी जो आजादी के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो। तो भगत सिंह ने ये सोचा होगा शायद कि भाई मैं अगर मरता हूं और मेरे मरने से क्रांति आती है और यदि मेरी अगली पीढ़ी उससे आजाद हो जाती है तो मेरे मरने की कीमत कोई ज्यादा नहीं है। तो वो आजादी को इतनी महंगी मान रहा है कि उसके बदले में जान दे सकता है। मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि यदि उन लोगों को जो अपने समाज के लोग हैं अगर केवल पता भी चल गया कि तुम्हारे साथ ये षड्यंत्र हो रहा है, आपका बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसकी रीढ़ की हड्डी के मनकों पे असर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, बुढ़ापे में उसकी कमर में परमानेंट दर्द रहेगा, मान लो। आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं ना, जिन्होंने साइकिल चलाए हैं बचपन में और वो 40 के होने वाले हैं, उनकी कमर में दर्द शुरू हो चुके हैं भाई। जब मैं ये बता रहा हूं कि आपको अपनी पत्नी की अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो आपको हाथ की चक्की मतलब चलानी पड़ेगी, आपको पोछा बैठकर लगाना पड़ेगा, अगर आपको सिजेरियन नहीं कराना है तो। अगर आप हाथ की चक्की से खाना, आप अपना आटा, अपना गेहूं पीस रहे हो या अपना अनाज पीस रहे हो और डेली आप अपने अपने हिस्से का पीस लेते हो, 5 मिनट आपको लगेंगे, 10 मिनट अगले को लगेंगे, 10 मिनट अपने अपने हिस्से का पीस लो, तो क्या 10 मिनट से ऊपर किसी को लगेगा? 10 मिनट का व्यायाम हो गया, शरीर के सारा अंग खुल गया और आपका अनाज पीस गया। आपको बिजली की जरूरत है क्या? है ही नहीं है। आपको रोबोट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत पड़ेगी तो बिजली की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया आपका मोबाइल आपके काम की एक भी चीज आपको नहीं देता है, आपका टीवी आपके काम का एक भी चीज आपको नहीं देता है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली एक भी आइटम आपके घर में आपके फायदे की नहीं है, प्योर उसके नुकसान की ये है। मैसेज लोग देख रहे हैं, फोन से देख रहे हैं, तो ये काम की चीज है। देखो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं जिस इंटरनेट के खिलाफ बोल रहा हूँ या जिस मशीन के खिलाफ बोल रहा हूँ उसी मशीन से मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। आप सोचो अगर ये मशीन ना होती और हम अपने गांव में उसी तरीके से मस्त रहे होते और आजाद होते, क्या तब भी मुझे लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती? ना फिर तो अगर मैं इसका इस्तेमाल हो रहा हूं तो मैं गलत हूं, अगर मैं इसकी लत में पड़ गया हूं तो मैं गलत हूं। मैं अगर इसकी मदद से मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं तो मेरे तो कभी आप किसी वीडियो को एडिटेड भी नहीं देखोगे, मैंने तो जो चला दिया हुआ एज इट इज चलेगा भाई, जैसा मर्जी है। अपने पास इतना समय नहीं लगाना 1 मिनट का, अभी बैठे हैं लगा दिया, अपलोड कर दिया, चल भाई देखी जाएगी। हमने अपना काम किया और मैं मैक्सिमम जो समय है अपना मतलब इसके माध्यम से आप उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हो जो इस सोच को एग्जैक्टली मेरा काम ये देखो, मुझे नहीं मालूम ना, अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं कहीं किसी शहर में हूँ या किसी गांव में हूँ, उस गांव में जितने लोग सामने बैठे हैं उतने लोगों तक तो मैं पहुंच गया,
फिर ये कैमरा लगा है और वो मेरे को वो वीडियो बना रहा है कि कुछ ऐसी बातें मेरी वहां पर हुई, ठीक है। तो वो बातें सुनकर बहुत से लोग जुड़ते हैं हम्म। कि ये इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इन लोगों से जुड़ना चाहिए, ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं वो हमें ढूंढ लें, क्योंकि वो अभी इंटरनेट पर ही हैं। हाँ। अगर वो भी व्यक्ति को व्यक्तिगत ढूंढ रहे होते तो मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। इस बात का उदाहरण मैं आपको कल बता रहा था, वो बलराज सिंह मलिक जी हाँसी से, मैं उनसे खाप पंचायतों को लेकर, गोत्र के इतिहास को लेकर चर्चा करने गया जी। तो वहां पर जिक्र हो गया आपका। अच्छा। हाँ। तो उनने बताया कि भाई एक कोई डॉक्टर है बलारा वो भी मतलब कुदरत के सिद्धांत पर बात कर रहा है कि भाई प्राकृतिक जीवन जीने पे बात कर रहा है। तो भाई तुम मेरे दोहराए हो तो तुम उसे विषय में मौका दो भाई, वो ऊर्जावान है, वो लोगों को इसी मुद्दे पर लेकर जागरूक कर रहा है। तो हमने बताया कि ताऊ जी आपका नंबर आज, उनका नंबर कल है। तो अगर इस जगह पर देखा तो इस जगह पे पॉइंट, इसका जवाब मैंने दे दिया इस सवाल का, तो कि अगर इंटरनेट से कनेक्टेड अगर वो ताऊ जी भी नहीं होते तो वो आपको भी नहीं सुन पा रहे थे, और अगर आप इंटरनेट पर नहीं होते तो आपका संदेश पर तो जिस नहीं दिन मैं पहुंच आपको पाता। बता रहा हूँ, जिस दिन मैं अभी एक अपनी 200 लोगों की टीम तैयार कर रहा हूँ जनता सरकार मोर्चा की, और जिस दिन हमारे पास पूरे गांव, पूरे हरियाणा के गांव में नेटवर्क हो गया, उस दिन शायद हमें इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर हमारा काम हो जाएगा। हम इस कम्युनिकेशन, कुछ आप ढूंढ रहे हो रास्ता, अल्टरनेट क्या है, कम्युनिकेशन जाना है, बस सिंपल हमको अपना कम्युनिकेशन बनाना है जो कि इंटरनेट के ऊपर और मोबाइल के ऊपर निर्भर ना हो। पहले भी तो लोग किसी तरह कम्युनिकेट करते होंगे ना। भगत सिंह के टाइम की बात कर रहे हैं, फिर आज तक जितने शहीद हुए हैं, जितने हाँ। क्रांतिकारी हुए हैं, उनने भी तो अपने तौर तरीकों से प्रचार प्रसार किया ही होगा ना उस वक्त, तो वो अपनी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम भी इसी मिशन पे लगे हुए हैं। तो हम इसका इस्तेमाल नहीं हो रहे, जो हमें जो डर है ना वो है कि बाकी के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मान लो अगर मैं गाड़ी में ट्रैवल भी कर रहा हूं तो मैं फन के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं किसी को दिखाने के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूं क्योंकि उससे बाकी लोगों को बचाने की मुहिम पे लगा हूं, सोशल कॉज के लिए मैं उसके अंदर लगा हूं। तो पर्पस, अब मैं कहूंगा गाड़ी का कोई लाभ नहीं है, गाड़ी की कंपनी उन्हीं कंपनी की है, उन्हीं का लाभ है, सारा पेट्रोल डीजल उन्हीं का, सड़कें उन्हीं की, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी यूज कर रहा हूँ। मैं गाड़ी इसलिए यूज नहीं कर, अगर मैं कोई काम कर रहा होता तो मैं जहां काम कर, जैसे मैं चंडीगढ़ में था, मैं जहां काम कर रहा था मेरे ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड में मेरा घर था। मतलब मैं ऑफिस की खिड़की से आवाज लगाता तो मेरे घर में सुन जाता, तो मुझे मोबाइल की जरूरत थी नहीं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। जिसको मिलना है मेरे पास आओ, और जिसको मेरे घर में घर से कोई बात घर से बात करनी है तो मैं आवाज लगा के बोल देता था कि घर से मेरा कोई आया होता है तो घर से बोल देता था 2 खाने बना दो, तो बंदे आए हुए हैं, तो खाना तैयार हो जाता तो मुझे आवाज लगा देते थे, मैं जा करके मतलब खाना खा लेते थे बिल्कुल बैक साइड में। मतलब तो अभी आजकल तो ऑफिस मेरा घर में ही बन गया है। तो अब आप मुझे बताइए मुझे कहाँ जाने की जरूरत है, बताओ। काम मेरा वही है जहां मैं रह रहा हूँ, और मेरे क्लाइंट है मेरा वहीं पे आ रहा है, तो मुझे कहाँ जाना है फिर, किस चीज के लिए जाना है, क्यों जाना है? अगर जाना है तो ट्रांसपोर्ट जो आपके क्लाइंट भी तो आपके पास आ रहे हैं, तो हर आदमी के क्लाइंट उसके पास आना चाहिए ना। आप बताइए आप क्यों जाएंगे किसी के पास अपना सामान बेचने के लिए? जिसको अपना सामान के लिए क्लाइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसके सामान में कुछ गड़बड़ है, या उसका सामान की पहुंच दूर तक नहीं पहुंची है। अब मैं जो आप जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं कि गांव के अंदर जब हम बात करेंगे, जब गांव के लोगों को जब बात समझ में आने लगेगी तो हम गांव के मौजूद से लोगों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। हम उस चर्चा को भी पब्लिक के सामने लेके आएंगे। हम उनको बताएंगे कि कैसे पूरे गांव के अंदर हर हाथ को काम देने का सिलसिला जारी किया जा सकता है। अभी फिलहाल आपको उसकी जरूरत है ये तो पता लगे। मान लो किसी गांव, हम गांव को जाके अभी समझाने लग जाते हैं, मान लो इंटरनेट के ऊपर वीडियो के अंदर, नहीं जरूरत है किसी को। पहले जरूरत तो महसूस हो कि आपको अपने बच्चे को इसी तरह से ट्रैवल करवाते रहना है, पूरी जिंदगी कंपनियों के लिए कमाना है, या अपने घर, अपने परिवार, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने समाज और अपने मतलब गांव के लिए भी कुछ करना है। आपको देखो तो सही, आप पूरी जिंदगी कैसे काट रहे हो, पूरी जिंदगी आपने कंपनियों को दे दी। तो ये प्रोसेस है। जिस एनडब्ल्यू की हम बात करते हैं, जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं,
उसको वही लोग जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की थी, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, वो सब लोग कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आजकल इसका चेहरा बना हुआ है। अच्छा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी लोग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं। तो जितने उद्योगपति आपके देश के, हमारे देश के, बांग्लादेश के, चाइना के, जहां के भी जितने भी उद्योगपति उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं, समझो वो षड्यंत्र का हिस्सा है। जो देश में नीति आयोग में बैठा है वो इस षड्यंत्र का हिस्सा है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो आयोग जो योजना असल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेक्रेटरी है भारत में, लोकल। और उसका चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और उसके मेंबर्स कौन है? सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो असल में बिल गेट्स सबका बाप है। वो आके बताता है प्रधानमंत्री जैसे आदमी को कि तेरे को अगले साल, अगले प्लान में तेरे को जीत चाहिए तो तुमको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो इंप्लीमेंट ना करे वैसी इसकी औकात नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की औकात नहीं है। और क्योंकि समाज के अंदर लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि वो अपने अधिकार, उनको मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे साथ में ऐसा अच्छा लोग है। आप प्लानिंग कमीशन बंद करके नीति आयोग बनाया, लोग नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन समझ रहे हैं। आपके मन में इस तरह के विचार भी आ रहे हैं कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं बिल गेट्स की या फिर मुझे किसी का पालतू कुत्ता बनने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने आप में भारत सरकार हूं, मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस धरती पर आया हूं, परमात्मा की दी हुई सांस है, उसकी दी हुई हवा में सांस लेता हूं, उसकी दिए हुए सूरज की दी हुई ऊर्जा के से जो भोजन पेड़ बनाते हैं, पौधे बनाते हैं, उस ऊर्जा से मैं अपना शरीर चलाता हूं। मैं किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बना हूं, और मैं किसी के ऊपर राज करने के लिए भी नहीं बना। अगर आपके मन में समाज में जागरूकता लाने का ख्याल आ रहा है तो फिर ख्याल तो ये भी आता होगा कि काश मैं उस कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं ये फरमान लोगों पे लागू नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं अगर मुख्यमंत्री होऊंगा या कुछ भी होऊंगा तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। उसका कारण क्या है? उस कुर्सी पे जो बैठेगा उसको गुलाम बन के एग्जैक्टली। जब तक लोग जागरूक नहीं हैं, जब तक जिसके ऊपर राज किया जा रहा है, जब तक वो ये नहीं कहेगा मुझे कोई राजा नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रतिनिधि चाहिए, मेरे से पूछकर जो काम करे, मुझे वो आदमी चाहिए, जो काम डिसाइड करने के बाद मेरे ऊपर चौधर झाड़े वो नहीं चाहिए, मुझे यहां मेरे बीच बैठने वाला आदमी चाहिए, जिसको इतनी सिक्योरिटी चाहिए होती है मेरे बीच में आने से पहले, इतना डरता है जो मेरे से, वो आदमी उसका प्रतिनिधि कैसे हो सकता है भाई? अगर आप जनता के प्रतिनिधि हो तो जनता के बीच आकर बैठोगे या जनता से सिक्योरिटी मांग करके दूर बैठे रहोगे? वो आदमी जो उसका प्रतिनिधि है वो उसके कहने से चलना चाहिए, और ये उस देश की जनता को समझ में आना चाहिए। ये पहला काम है। तो जब मैं इस जागरण में निकला हूं तो मेरा काम है लोगों में राजनीतिक चेतना का जगाना। जैसे केजरीवाल ने क्या कहा कि हम राजनीति बदलने आए, बदल पाया वो राजनीति? नहीं बदल पाया। बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जबकि वो अपने आप को क्या बोलता है, बोला मैं IITN हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। वो नरेंद्र मोदी के साथ अपना कंपैरिजन करता है कि हमको कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इस पढ़े लिखे गधे को ये समझ में नहीं आया कि ये वैक्सीन से दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। उस गधे को ये समझ में नहीं आया कि उन वैक्सीन की कंपनियों ने उन वैक्सीन की फैक्ट शीट में सब कुछ दिया हुआ था, उसने वो जबरदस्ती कैसे की। उस गधे को ये समझ में नहीं आता है कि उसका जो ये डेटा कलेक्ट करने का जो षड्यंत्र है, जो ये महिलाओं को पैसे देने का षड्यंत्र है, जो ये स्कीम्स निकालने का षड्यंत्र है, ये तुम्हारे डेटा कलेक्शन का काम है। और ये डेटा कलेक्शन जो है वो कौन कर रहा है? बिल गेट्स कर रहा है बैठ करके। उसको नहीं समझ में आता है कि सारी प्राइवेट कंपनियों का खेल है। वो पढ़ा लिखा होकर के पिछले 2015 में बना था, वो 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो ही गए समझो। 10 सालों में उस व्यक्ति के अंदर मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि वो अपना दिल्ली के अंदर तो सारे IITM इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, वो दिल्ली के किसी आदमी से अपना सर्वर ही बनवा सके, वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनवा सके। उस पढ़े लिखे आदमी का होने का क्या मतलब है जब उसको सारे प्रोपेगेंडे वही चलाने हो जो उन्होंने चला रखे हैं।
पानी के नाम पे भी वो कंट्रोल कर रहा है, लाइसेंस के नाम पे भी वो कंट्रोल कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। फिर कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहां देख लो, वहाँ हिमाचल में चले जाओ, वहाँ लड़कियों के लिए अभी फिर नई वो योजना आ रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ रहे हैं, सब जगह लड़कियां टारगेट पे हैं, औरतें टारगेट पे हैं, महिलाएं टारगेट पे हैं। आपको क्या लगता है ये कोई रिसव रेस हो रहा है? अरे नहीं भाई, बिल गेट्स ने बोला है आदमियों का डेटा आ चुका है, अब औरतों को रगड़ना है। बिल गेट्स ने बोला है अब उनका सारा डेटा चाहिए, किसके घर में कितनी औरतें हैं, कितना पैसा लेती हैं, मतलब क्या क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी उम्र की हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, किन्होंने गर्भ निरोधक गोलियां खाई है, किनका ऑपरेशन हो चुका है, किनका नहीं हुआ है, किनका सिजेरियन हुआ है, किनका नॉर्मल हुआ है बच्चे का जन्म, सब कुछ डेटा चाहिए उनको। और वो डेटा भरोगे ऑनलाइन, आप आधार के साथ जोड़ोगे, आधार के साथ जुड़ते ही आप फंस गए। आधार, फैमिली आईडी, अपार आईडी, आपकी ये जितनी आभा आईडी, ये आपकी आईडी आपको ब्लॉकचेन में लेकर के जा रही है, जो कि टोटल लाइव सर्वेलेंस जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम रियल टाइम सर्वेलेंस, उसी टाइम वो देखेंगे कि कितने लोगों को रगड़ना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर कितनी गालियां देते हैं ये रिकवरी वाले, और कितने टेंशन में रहती है महिलाएं, आपको अंदाजा नहीं है इसका। इसके ऊपर तो हम लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं, हम तो फिर आप यह बात कैसे कहेंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई समाज में बड़ा बदलाव नहीं लेके आ सकती? देखो, जिस भी समाज में राजनीतिक पार्टी एंटर कर गई, उसी समाज का सत्यानाश हुआ। खाप पंचायतों का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने किया जो पंचायती आदमी थे, खाप के अंदर बैठे थे और वो फिर राजनीति में चले गए। पंचायत गांव के अंदर भाईचारे का नुकसान सबसे ज्यादा तब हुआ जब चुनाव के अंदर राजनीति पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर घुस गई। जब तक सरपंच के चुनाव तक थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था। जब एक सरपंच को एक पार्टी ने फेवर करना शुरू किया और दूसरे सरपंच को दूसरे ने, या एक सरपंच इस पार्टी का समर्थक था और दूसरा सरपंच उसका, तब जाकर भाईचारे का ज्यादा नुकसान हुआ। ये पॉलिटिकल पार्टियां जब घर में घुस गई, मतलब आपने 2014 के चुनाव में देखा होगा, परिवारों में अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मोगली को पसंद करता है, एक व्यक्ति नहीं करता है, उनके घरों में भी झगड़े हुए। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जहां चली जाएगी वो सत्यानाश करेगी। ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और धर्म, ये समाज के मुद्दे हैं। ये समाज से कंट्रोल होने चाहिए, ना कि समाज इनसे कंट्रोल होना चाहिए। ये समाज तय करेगा ना, मैं किसकी अर्चना पूजा करूंगा वो मैं तय करूंगा ना। आप थोड़ी बताओगे मुझे मैं किसको फॉलो करूं किसको ना। और मेरा व्यक्तिगत विषय है, ये मेरा व्यक्तिगत है, ये सामाजिक या फिर राष्ट्रीय कोई विषय नहीं है, लेकिन इसको विषय बनाया जा रहा है ताकि आपके इन सारे मुद्दों से ध्यान हटका के कहीं और लेकर के जाया जा सके, ताकि आपको सच के रास्ते पर चलने ही ना दिया जाए, ताकि आपको सच्चाई की तरफ सोचने ही ना दिया जाए। वो बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं। वो देखते हैं कि गलती से भी कोई आदमी इस तरह का जागरण करने वाला, जैसे मान लो हम जागरण कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हमारे पास लालच आए चुनाव से पहले, कौन सी पार्टी का टिकट लेना है, कितना पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कौन सा पद चाहिए, इस टाइप का लाइक काइंड ऑफ आपको बनना चाहिए, बलारा जी आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा रहने दे, तेरे से बहुत खिलाऊ मैंने बहुत मतलब आए हैं ऐसे ऑफर आपके पास? अरे मैं वही तो तभी तो बता रहा हूँ ना। और उसके बाद फिर ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। होटल में हुआ भी, डॉक्यूमेंट टेस्टिंग दिखाते हैं, वहाँ बताया उसने, पुलिस वाले ने बताया हमारे कुछ नहीं कह सकते जी, आपकी फोटो आई थी ऊपर से और वो कहा था ये सीधा करना है। अच्छा, इसके चक्कर में बाकी पिटे हैं। मतलब जो होटल का काम जो हुआ था पूरा योजनाबद्ध था, एक आदमी को पीटना था, बाकी सारे लोग उसके चक्कर में वैसे पिटे हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बताई आपको? वहीं बैठे जो पुलिस वाला पीट रहा था। अच्छा, जो अंदर आपके साथ पुलिस वाला जो मार पिटाई कर रहा था उसी ने ये बात बोली? एग्जैक्टली, ऊपर से आदेश है? ऊपर से आदेश थे जी, हमें तो नौकरी करनी है, ये था जी। इसका आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, बस ऊपर से आदेश था। और फिर आपके साथ सीआईडी थी। मैं जब लाइव चला था घर से
कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, तो उसी टाइम फोटो सर्कुलेट हो गई थी सीआईडी को कि ये कहाँ कहाँ है, ये गाड़ी कहाँ है, ये बंदा कहाँ है, और उसके बाद उन्होंने अपने आप फील्डिंग लगाई उसकी। अच्छा, ठीक है, अगर तो आप उस दिन थाने में नहीं जाते तो भी मतलब कुछ हो सकता था इसमें। फिर शायद नहीं होता। ठीक, तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि वो तो वहां नहीं होता, कहीं और होता। वो तो एक बार तो ट्रायल उन्होंने करना था उसका, ताकि वो दिखाएं कि वो हम ताकतवर लोग हैं। वो तो बहाना हो गया ना उस चीज का, फिर किसी और बहाने से होता। सड़क पर कोई झगड़ा या हो, फिर टोल पे जो हो गया, टोल पर से जो हो हो गया वहां से कर लो। सड़क पर कोई झगड़ा, कोई आदमी, मान लो कोई एक बंदा है, वो हमारी गाड़ी की पहचान कर ले, वो हमारी गाड़ी से आगे आगे ले ले, हमारी गाड़ी के आगे ले ले और अचानक ब्रेक मार दे और हमसे ब्रेक ना लगे, क्या होगा? झगड़ा होगा। बिल्कुल वो होगा। हमारी गला पकड़ के नीचे उतार लेगा, झगड़ा होगा। हम बचाव में अगर हाथ उठाएंगे और वो पहले से फिक्सिंग वो है, पहले से फिक्सिंग है, तो कोई सरिया सिर में मार दो, कोई रॉड सिर में मार दो, कोई हो गया काम। मतलब इतना सा काम है, आदमी को निपटाना कितना बड़ा काम है यार, कुछ भी नहीं। तो वो डर बिठाएंगे कि आपको डरना है, मतलब लालच से नहीं गए, लेकिन आप धमकी से नहीं आप एक बात मान के चलो, आपके मन में शायद इस हमले को लेकर या फिर इस तरह की घटना को लेकर न डर ना हो। अगर आप इतना बड़ा मिशन लेके ना समाज में चल रहे हो, या फिर समाज को आप एक नई दिशा कैसे कहेंगे भी देना चाह रहे हो, समाज में जागरूकता लेना चाह रहे हो, और उसका है आप उस डर के मारे कि भाई मैं अपना मिशन पूरा ना कर पाऊँ, या फिर मेरा मिशन अधूरा रह जाए, या फिर मैं समाज में जागरूकता ना ले पाऊँ, उस डर में आपको अपना बचाव करना पड़े। किस तरह का बचाव? अब भाई कोई इस तरह की घटना आपके साथ ना हो जाए। देखो, नहीं नहीं, मेरे केस में क्या है इसमें आशीष भाई, मेरे केस में बहुत सिंपल है और मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ। पहला बात ये है कि ये मेरा काम नहीं है, ये है परमपिता परमेश्वर का काम जो आप कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम कहाँ से बताओ आप? मैं तो टीचर हूँ खाली, मैं तो एक काउंसलर हूँ। तो मतलब आज जो चर्चा हो रही है परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं। आप बताओ कैसे करवा रहे हैं? आपने कॉल किया, हमने हाँ बोल दी, ठीक है हम आ गए, बात खत्म। इसमें बताओ, इसमें किसका रोल है? अगर मान लो आप और मैं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें परमपिता परमात्मा का क्या रोल है? सारे काम जितने हो रहे हैं उसी का रोल है। अगर उनकी इजाजत नहीं हो तो नहीं होगा। घर से निकलने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, आपका मन ही नहीं करेगा। अब आप रात के कितने बजे हैं? रात के कितने बजे हैं? 1:30 बजे। रात का 1:30 बजा हुआ है और हम ये वीडियो बना रहे हैं और दोपहर से लगे हुए हैं, तो मतलब बीच में गैप, फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम और वो सब चीजें आ गई। लेकिन हम, अगर आप सोचो, अगर अंदर से ये प्रेरणा ना हो, कौन पागल आदमी है जो मतलब रात को 1:30 बजे दुनिया को तो ये बता रहा है कि 8 बजे से पहले सो जाना चाहिए और खुद 1:30 बजे तक जाग रहा है? वो तो रात को और सुबह तक जागेंगे, अभी हम मान लो, या लेट तक जागेंगे, और सुबह उठते ही फिर अपने को 5 बजे निकल लेना है गुड़गांव दिल्ली के लिए। तो कौन पागल है ये जो मतलब कह रहा है ट्रैवल नहीं करना चाहिए और सारा दिन ट्रैवल करता है, कह रहा है कि रात को नहीं जागना चाहिए, जाग रहा है, कह रहा है टेक्नोलॉजी का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और वो खुद कर रहा है। भाई देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। आपको तो जागना है खाली घर पे बैठे, गांव में बैठे, आपको तो हमारी तरह ट्रैवल नहीं करना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बैठकर चर्चा तो कर लो। हम तो यही तो कह रहे हैं, हमने आपको ये कब कहा है कि भाई आप हमको कोई दान दे दो, हमको पैसे दे दो? हम तो ये कह रहे हैं, अब तो हमने ये किताब बेचना चालू किया इसी बात के मारे कि भाई दान नहीं चाहिए, ये किताब ले लो हमसे, क्योंकि लोग फिर ये कहते हैं दान के पैसे से घर भर रहा है देवेंद्र अपना। इस किताब की तो पीडीएफ भी वायरल होगी। पीडीएफ पढ़ लो, बुला रहा था, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये किताब हमारे से पढ़ने के लिए कोई नहीं ले रहा। जिसको पढ़ना होगा ये किताब इसलिए ले रहा है क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके आने वाले बच्चों के भी काम आएगा। फिर ये एक रिमाइंडर भी है कि भाई हम इस मिशन में आपके साथ हैं। जितनी किताबें हमारे पास से गई हैं, हम ये मानकर चलेंगे कि कम से कम उतने लोग तो हमारे साथ हैं ही जिन्होंने कम से कम इतना हमको सहायता देने की कोशिश करी है कि भाई आप इसका ये लो, हमने तुम्हारे को ये कचरे में पैसा फेंक दिया, तुम इसका जो इस्तेमाल करना चाहो कर लो।
ये रिमाइंडर है, ये पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। वो जो उन्होंने जो वो वायरल होना है क्या पीडीएफ, वो तो हमारा ही प्रचार कर रहे हैं कुल मिला के। उस पीडीएफ में पहले पेज पे भी हमारा ही फोटो है, लास्ट पेज पे भी हमारा ही फोटो है, तो हमारा ही काम कर रहे हैं ना बेचारे। पीडीएफ से कोई पढ़ता थोड़ी है, पीडीएफ को कोई घर में अपनी ऐसे बुक शेल्फ में कौन रख लेगा, पीडीएफ को अपने साथ लेके कौन चल सकता है, पीडीएफ ढूंढने में कितना टाइम लगता है। ये किताब आपके पास परमानेंट रहेगी, बल्कि मैं तो सदियों तक रख सकते हैं, कभी तक पड़ी रहेगी। ये तो शोध है एक तरह से, वर्मा जी ने इसका जबरदस्त इतना बढ़िया काम कर दिया है। और मैं तो ये कहूँगा आप भी अपने दर्शकों को बोलिए आपसे भी वो किताब ले, बल्कि आपको भी सपोर्ट करने का एक तरीका है कि अगर आपको यूट्यूब के ऊपर सुपर चैट अगर वो भेजते हैं, सुपर थैंक्स भेजते हैं, या फिर वो किताब के खरीदने के लिए आपको कॉल करते हैं, तो आप अपना नंबर भी बता के और मतलब और आप इसके लिए स्पेशल से वीडियो बनाई जाए, या फिर हर एक वीडियो में हम ये हेडिंग भी लगा दें कि भाई अगर आपको रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन पुस्तक नहीं, आप उसको बोलिए आप हमें मदद करना चाहते हो तो आप ये किताब मंगाइए, आप किताब खरीद लें। हाँ, ये किताब आप बल्कि लोगों को जागरूक कीजिए अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, और आप मतलब आप सच्चाई की लड़ाई लड़िए और समाज को जगाने का काम करिए, समाज के मुद्दे उठाइए, समाज आपको मदद करेगा। हमें कर रहा है समाज अभी तक मदद। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, वो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, वो जो कुछ विरोधी लोग हैं जिनकी दाल नहीं गलने दी हमने, मान लो उनके प्रोपेगेंडे अलग थे, उस प्रोपेगेंडे नहीं चलने दिए, तो वो तो बेचारे भड़केंगे ही ना। देखो अब हम भी तो हमारी जिंदगी, जिन दर्शकों को ये लग रहा है कि भाई हम असल में कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो सिर्फ ये किताब खरीद ले हमसे, हाँ इतना भाई, जो और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें अगर फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं तो आपके पास एक किताब होगी जो आपको घर में आपका सामान आ गया, और मतलब क्या होगा, ये एक तरह से आपके लिए सिंपल सी बात है कि लोगों तक पहुंचने का एक रास्ता भी हो गया। हमें भी मालूम पड़ गया कि समाज में कितनी किताब गई, उससे ये मालूम पड़ा इतने लोग हमसे जुड़ गए सीधे सीधे, उनके घर पे भेजेंगे, उनसे मिलेंगे, उनका फोन नंबर हमारे पास आएगा, वो लोग साथी जुड़ेंगे, तो इतना ये तो कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं है। आप एक गाड़ी टंकी फुल कराते हो तो 3-4 हजार रुपए का तेल लग जाता है, तो क्या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इसकी कॉस्ट जो पहले जो वाली थी, जो कॉस्ट थी वो 1100 रुपए थी, अभी जो नई है वो थोड़ी सी इसमें कॉस्टली होकर के आई है, और जो डिजिटल प्रिंट है वो थोड़ा और कॉस्टली है, वो हम उसकी कॉस्ट हम बता देंगे आपको। वो इसलिए है कि भाई अगर इधर से एक्सपेंसेस बढ़ गए तो उधर से हम एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, उसकी कॉस्टिंग बढ़ा देंगे, और बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 200-300 रुपए का ही फर्क पड़ेगा। पर मुझे लगता है जो आदमी हमें हेल्प करेगा 1100 की, वो हमें 1500 भी कर सकता है, नॉट अ बिग डील। बहुत सारे साथी तो ऐसे मिलते हैं जो 10 बुक किसी ने बुक करी है, किसी ने 20 बुक मतलब खरीदी है, तो हमें मदद करी है खूब लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। और फिर हमें बहुत सी किताबें हमको फ्री देनी पड़ती हैं। अभी जो आपने देखा होगा मेरी गाड़ी में लगभग 150-200 किताबें हैं, हाँ। तो अभी हम इसको दिल्ली लेके जा रहे हैं, हम कल सुबह, तो दिल्ली में जाकर के वहाँ जो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, और वर्मा जी आ रहे हैं कल, तो किसी से मुलाकात करनी है, तो वो सब किताबें हम फ्री में दे रहे हैं। और वो किताब तो वैसे डिजिटल प्रिंट की है, डिजिटल प्रिंट वाली किताब की तो कॉस्टिंग भी लगभग 5000 रुपए के करीब है। अच्छा, हाँ, एक पुस्तक की कीमत। वो जो हम ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किताब उनके घर पे आएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो ऑफसेट नहीं है। ये जो प्रिंटिंग है ये ऑफसेट है, तो इसमें जो कुछ ये दस्तावेज की जो कॉपी है ना, ये थोड़ी धुंधली आई हुई है। अच्छा। नेक्स्ट वाली में धुंधली नहीं है, वो थोड़ी ठीक है। तो इवन जिनके प्रिंट थोड़े खराब हुए होंगे वो भी हम लोग वापस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका क्या प्रावधान हुआ है, ये मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आपने कोई डाटा इसमें बिना तथ्य के आधार पर इसमें प्रिंट करवा दिया, तो उसके खिलाफ आपके बिल्कुल एफआईआर होगी गलत डाटा देने की, मिसगाइड करने की पूरे देश को। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अगर किसी ने वैसे षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रच दिया कोई, हाँ रचो ना, लाओ ना निकाल के, इसमें कोई भी गलत डेटा हो उसको निकाल के लाओ। मतलब जितनी इसमें बात छपी है, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है, सब तथ्य का नाम, फोटो, एड्रेस, मेल सब दिया हुआ है इसके अंदर। अब ये कहाँ से मिली है, ये जानकारी कहाँ से मिली? बिल्कुल उस जानकारी का पूरा प्रमाण, सारा प्रमाण इसके अंदर, काय को टेंशन लेते हो, एक एक चीज दी हुई है कि कौन सी चीज कहाँ से ली है। तो कब से ये रुपए का फ्रॉड शुरू हुआ और
अब तक किस तरह लूटा गया है, या फिर रुपए की जो वैल्यू गिरी है वो किस तरीके से गिरी है, सारा उसमें इसकी मतलब सारी डिटेल इस किताब डिटेल के इसमें अंदर दे है। रखी है। हाँ, बल्कि इसके ऊपर तो मैं सीरीज भी चालू करने वाला हूँ, जिसमें हम रुपए को, इस किताब को समझने के लिए ही हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा कि इसमें क्या है इस किताब में, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, तो हम इसके एक एक पेज को बताएंगे कि ये क्यों डाला हमने, ये पेज डालने के पीछे हमारा फंडा क्या है, आप इससे क्या समझेंगे, इससे क्या लेंगे आप, तो वो सब समझ में आएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि आप सब लोग जो हैं इस बात को समझिएगा कि भाई आप सबको जागृत करना है, लोगों को और ज़्यादा जागृत करना है, और सभी साथियों को मालूम होना चाहिए कि बिना जागृति के समाज के अंदर कोई नई चीज़ नहीं की जा सकती है। बिल्कुल जी। आप सब लोग जो है इस पे हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हाँ, अगली चर्चा अगर इसमें कुछ रह रही है या फिर कुछ सवाल अपने जो एपिसोड में आ रहे हैं, वो सारे सवाल नोट डाउन करके एक स्पेशल उसकी एक वीडियो अलग से बनावा। और ये एपिसोड जो है